दोस्तों, इस महीने हिमाचल प्रदेश में पहली बार कर्मचारियों को वक्त से वेतन नहीं मिल सका। राज्य में आर्थिक संकट को देखते हुए सैलरी की तारीख बढ़ाने की बात हो रही है। इस मामले पर पूरे देश में बात हो रही है। यहाँ तक कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर किसी राज्य के पास पैसा कहाँ से आता है? आखिर वित्तीय संकट जैसी स्थिति कैसे बनता है? आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हिमाचल की मौजूदा स्थिति जान लेते हैं। दोस्तों, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सैलरी और पेंशन की नई तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि यह फैसला लोन पर खर्च होने वाले ब्याज से बचने के लिए लिया गया है। इससे सालाना 36 करोड़ रुपए की बचत होगी। सीएम ने इसे फाइनेंशियल डिसिप्लिन नाम दिया। वहीं एक बात यह भी है कि इस राज्य पर फिलहाल 94,000 करोड़ रुपयों का कर्ज है। पुराने लोन को चुकाने के लिए सरकार नए लोन ले रही है। मिलती जुलती स्थिति बिहार में लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में भी दिखी थी। सरकारी कर्मचारियों को महीनों तक वेतन का इंतजार करना पड़ता था। 90 के दशक में यूपी में भी कमोबेश यही हाल था। ये राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता का दौर था, जब स्टेट के सरकारी कोष में कथित तौर पर पैसे ही नहीं बचे थे। आइए तो जानते हैं कि सभी राज्यों के पास पैसे कहां से आते हैं। दोस्तों, टैक्स इसका सबसे बड़ा सोर्स है। हर स्टेट के पास कई तरह के टैक्स लगाने का अधिकार होता है। इसमें लैंड रेवेन्यू, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, गाड़ियों पर कर, एंटरटेनमेंट टैक्स जैसी कई श्रेणियां हैं। इसके अलावा जीएसटी में भी राज्य सरकार का हिस्सा होता है। खजाने का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। सरकारें अपने वित्तीय संसाधनों को इन्वेस्ट कर उससे भी ब्याज पाती हैं। इसके अलावा हर राज्य की भौगोलिक स्थिति और आबादी के हिसाब से सेंटर उसे वित्तीय मदद देता है। ये सहायता अलग अलग स्कीम्स, केंद्र की योजनाओं को पूरा करने और राजस्व में घाटे को चुकाने के लिए दी जाती है। सेंटर जरूरत के मुताबिक राज्य को इंटरेस्ट फ्री लोन भी देता है। लेकिन हर लोन के साथ कुछ शर्तें होती हैं, जैसे योजनाओं को समय पर पूरा करना। अलग अलग तरह के फंड भी होते हैं, जैसे डिजास्टर से हुए नुकसान को भरने के लिए। ये एकमुश्त और किस्तों में भी दिए जाते हैं। आइए तो जानते हैं कि सरकारी लोगों को कैसे सैलरी मिलती है। दोस्तों, इसका बड़ा हिस्सा राजस्व से आता है। सरकारें हर साल एक बजट तैयार करती हैं, जिसमें प्रशासनिक बजट भी एक हिस्सा है। यहीं से लोगों को तनख्वाह मिलती है। इसी तरह से पेंशन के लिए भी अलग बंटवारा रहता है। केंद्र से मिले ग्रांट का भी कुछ हिस्सा इसमें लग जाता है। चलिए तो अब जानते हैं कि किसी राज्य में आर्थिक संकट कैसे आता है। दोस्तों, राज्यों के पास कई स्रोतों से पैसे आते हैं, लेकिन कई बार पैसों के असमान बंटवारे से कोष खाली होता चला जाता है। कई बार सरकारें वोट बैंक के लिए कुछ खास स्कीम्स पर जोर देती हैं, जिससे फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है। अगर राज्य ने बहुत अधिक उधार ले रखा हो और लोन भरने की क्षमता कम हो, तब भी ब्याज बढ़ता चला जाता है। कई बार कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी न हो, जैसे कोविड का दौर। ऐसे में सेंटर के अलावा स्टेट्स पर भी बोझ पड़ा था। बाढ़, भूकंप या सुनामी जैसी कुदरती मुसीबत भी मुश्किल बढ़ाती है, भले ही इसके लिए सेंटर से पैसे आते हैं। आइए जानते हैं कि बिहार में क्या हुआ था। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के सीएम कार्यकाल के दौरान राज्य में आर्थिक संकट का ग्राफ काफी ऊपर जा चुका था। नेताओं और अधिकारियों पर प्रशासनिक लापरवाही के आरोप लगते रहे। राजस्व घाटा बहुत ज्यादा होने पर स्टेट और कर्ज लेने लगा। इस तरह से एक चेन चल पड़ी थी। इससे उबरने के लिए तत्कालीन सरकार ने विकास पर इन्वेस्ट करने की जगह अलग अलग तरीके अपनाए। नतीजा ये हुआ कि सरकारी कर्मचारियों तक को तनख्वाह मिलने में देर होने लगी थी। बाद में नीतीश कुमार की सरकार ने विकास पर फोकस किया। इंफ्रास्ट्रक्चर और राजस्व के आजमाए हुए तरीके अपनाए गए। अलग अलग स्कीम्स आई। इससे घाटा काफी हद तक काबू में आ सका। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।